नमस्कार, स्वागत है आपका मनी गुरु के एक और खास सेगमेंट में। मैं हूं पूजा त्रिपाठी। आज का सबसे बड़ा सवाल, हम सब टैक्स सेविंग तो करते हैं, पर क्या टैक्स सेविंग के नाम पर हम अपने पैसों को बढ़ने से रोक रहे हैं? ये साल का वो वक्त है जब हम सब अपनी टैक्स के बारे में सोचते रहेंगे। कहाँ निवेश करें, कैसे करें, पीपीएफ या एलआईसी या एफडी। टैक्स सेविंग तो ठीक है, पर रिटर्न कितने मिलेंगे? लॉक इन ज्यादा तो नहीं है? टैक्स रिकॉर्ड कैसा है? तमाम ऐसे सवाल आपके मन में भी आते होंगे और मनी गुरु के इस खास एपिसोड में हमने बुलाया है एक ऐसे एक्सपर्ट को जो कि हमें टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे, जिससे टैक्स सेविंग तो होती ही है, साथ में पैसे भी तेजी से बढ़ते हैं और लॉकिंग पीरियड में भी काफी कम हो सकते हैं। आज हमारे साथ है फ्लेक्सी कैपिटल के नासिर सलीम। नासिर जी, स्वागत है आपका इस शो में। हम टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझेंगे, लेकिन हमारे रिपोर्टर ने फील्ड पर जाकर कुछ ऐसे निवेशकों से बात की और ये समझने की कोशिश की कि हमारे दर्शक जो है, जो व्यूअर्स हैं हमारे, वो कहाँ कहाँ निवेश कर रहे हैं, कौन से टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में वो निवेश कर रहे हैं। तो हमारे साथ रिपोर्टर फील्ड पर हैं और उनके साथ एक दर्शक भी जुड़े हैं। चलिए उनका सवाल ले लेते हैं। जरूर। मेरा नाम प्रार्थना है, मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। आप टैक्स सेविंग के लिए क्या करती हैं प्रार्थना? मैंने अभी तक अपने पैसे इंश्योरेंस में डाले हैं। एंडोमेंट प्लान के लिए मैंने 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। जी, तो प्रार्थना जुड़ी हैं हमारे साथ मुंबई से और इन्होंने टैक्स सेविंग के लिए करीब 1.5 लाख रुपए एंडोमेंट प्लान में डाले हुए हैं। नसीर, आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए पूजा जी, पहली चीज़ तो ये मैं कहना चाहूँगा प्रार्थना को, जो हमारे कॉलर हैं, कि 1.5 लाख की जो लिमिट होती है टैक्स सेविंग के लिए अंडर 80C, सेक्शन 80C जो इनकम टैक्स आपको देती है, उसके अंतर्गत काफ़ी सारे स्कीम्स एलिजिबल होते हैं। तो पहला मेरा पॉइंट इनसे ये रहेगा कि पूरे का पूरा चंक जो है इनका, जो 1.5 लाख का कॉर्पस है, वो एक चीज़ में ना डालें। मैं ये नहीं कहूँगा कि एंडोमेंट अच्छा प्लान नहीं है, एंडोमेंट प्लान अच्छे हैं, मगर उससे बेहतर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और एक पूरा बास्केट आपको मिल सकता है। और उस विषय पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा डाइवर्सिफाई करें, क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप बास्केट डिवाइड करके अपना पैसा उसको डिवाइड ऐसा करें कि आपका कोई इम्पैक्ट एक पर्टिकुलर बास्केट से ना आए पूरे पे। तो अंडर 80C, जैसे मैंने आपको बताया और आपने भी कहा 1.5 लाख रुपए, प्रार्थना ने कहा भी, दर्शकों को बताया, तो मेरी इनसे प्रार्थना ये रहेगी कि वो बकेट जो डिसाइड करें और उसमें से 3 से 4-5 बकेट्स होते हैं जो मेनली हम लोग रिकमेंडेशंस देते हैं क्लाइंट्स को। उसमें से एक आपका होता है NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है, जो सरकार ने दे रखा है, जिसमें बेनिफिट छूट दे रखी है अंडर 80C में। फिर उसके बाद मैं प्रार्थना को ये बोलना चाहूँगा कि फिक्स डिपॉजिट्स हैं, उनका सवाल एंडाउमेंट से था, तो मैं ये बोलूँगा कि ये इन सब में डिवाइड करें और ज़्यादा से ज़्यादा चंक उसमें डालें जो एक ये यंग हैं, जवान हैं, महिला हैं और इनके पास अभी बहुत साल हैं कमाने के। तो इनका मेरा जो ऑब्जेक्टिव इनसे ये कहने का है कि आप उस पैसे में लगाएं, उस बकेट में लगाएं जिसमें आपका रिटर्न मैक्सिमम से मैक्सिमम कम लॉक इन हो, पहली चीज। दूसरा, उसका जो गेन है वो आपको टैक्स फ्री मिले और टाइम फ्रेम कम रहे। इन सब में से चलिए इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से, उनका भी सवाल ले लेते हैं। जी, पूछिए। मेरा नाम सुजीत है और मैं दिल्ली से हूँ और 1.5 लाख तक का मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ पीपीएफ में, जो कि मेरे टैक्स सेविंग के लिए मेरे को हेल्प करती है। तो क्या ELSS मेरे लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है? ओके, तो दिल्ली से सुजीत जी जुड़े हमारे साथ और इनका जो इन्वेस्टमेंट है ये पीपीएफ में निवेश कर रहे हैं 1.5 लाख का। पहले जो हमारे साथ जुड़ी थी उनका इंश्योरेंस एंडोमेंट में था, अब ये पीपीएफ में निवेश कर रहे हैं। तो पीपीएफ के सामने ELSS कितना अच्छा ऑप्शन होगा, नासिर? देखिए सुजीत जी, मैं पहले आपको ये बोलूँगा कि पीपीएफ बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है, काफ़ी समय से चला आ रहा है और पीपीएफ के रिटर्न्स आज की डेट में कुछ 8.6% के आसपास बनते हैं, 8.6% के हिसाब से सालाना। और जहाँ तक ELSS का सवाल रहेगा, मैं ये बोलना चाहूँगा कि ELSS पीपीएफ में सबसे पहली चीज़ तो है 5 साल का मिनिमम लॉक इन हो जाता है। अगर आप इसको ELSS से कंपेयर करें तो ELSS 3 साल का लॉक इन होता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कंपाउंडिंग रिटर्न्स देखें ELSS के और पीपीएफ के हिसाब से, तो जो कंपाउंडिंग रिटर्न बन रहा है आज की डेट में, अगर आप टॉप टैक्स सेविंग स्कीम्स देखें ELSS के अंतर्गत, तो वो कुछ 20 से 22% के रेंज में मिलता है। तो आप खुद देख सकते हैं कि 15 से 16% का आउट परफॉर्मेंस ELSS के थ्रू मिलता है, जो एक पीपीएफ इंस्ट्रूमेंट में नहीं मिलेगा। तो जैसे मैंने पहले भी कहा आपको और आपके पहले कॉलर को भी बोला कि ये बहुत जरूरी है कि आप भी, यू आर ऑल्सो यंग, आप भी युवक हैं और आपके लिए जरूरी है कि आप लॉन्ग टर्म होराइजन लेके चलें, मगर साथ साथ में लॉन्ग टर्म के साथ रिटर्न भी अच्छे बने। तो मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि ELSS में आप
प्रवेश करें। जी, दिल्ली से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, नासिर, जितेश जुड़े हैं हमारे साथ। जितेश जी, पूछिए अपना सवाल। जी, मैं दिल्ली से जितेश हूँ और मैंने एफडी में 1.5 लाख का इन्वेस्ट कर रखा है, जिसमें मेरे को 7.6% का इंटरेस्ट मिलता है। अगर मैं ईएलएस में इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरे को क्या फ़ायदा होगा? नासिर, क्या सजेस्ट करेंगे? इनका निवेश एफडी में है, जो कि ज्यादातर ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स का होता ही है। ट्रेडिशनल अगर करें हम इन्वेस्टमेंट तो एफडी में ज्यादातर हमें मिलते हैं। बिल्कुल पूजा जी, मेरा जितेश से यही इनके सवाल पे ये जवाब है कि देखिए, फिक्स डिपॉजिट जो है, एफडी जो है, बहुत सालों से लोग करते आ रहे हैं। हमारे पेरेंट्स जो थे, माता पिता, वो सब एफडी करते आ रहे थे। मगर ईएलएसएस का एक नया जो सिस्टम खुला है, जिसके अंतर्गत मैंने भी आपको बताया कि आपको एक तो जो रिटर्न्स हैं फिक्स डिपॉजिट में वो टैक्सेबल हो जाते हैं, क्योंकि वो इंटरेस्ट इनकम होता है। तो अगर आपने 7.6 का एग्जांपल दिया, उदाहरण दिया, अभी आपने बोला, तो ये टैक्सेबल इसमें हो जाता है। मगर अगर आप ईएलएसएस को देखेंगे, उसमें कोई टैक्सेबल नहीं है, पहली चीज, क्योंकि वो पैसा इक्विटी में लग रहा है आपके। और टॉप परफॉर्मिंग ईएलएसएस, जैसे मैंने बताया आपको, जो डिफरेंस है फिक्स डिपॉजिट और ईएलएसएस में, मेन डिफरेंस कुछ 15 से 18% का आ जाता है। अगर आप ये देखें, टॉप परफॉर्मेंस फंड्स अगर आप देखें, जिसके बारे में मैं जिक्र करूंगा आपके शो में, मैं बताऊंगा, टॉप ईएलएसएस फंड्स अगर आप कहीं भी गूगल करते हैं या सर्च करते हैं, तो सबके रिटर्न्स 20 से 22% के एक साल में बन रहे हैं लॉन्ग टर्म में। और इसका जो आउट परफॉर्मेंस फिक्स डिपॉजिट से रखेंगे आप, तो आपका जो टैक्स बेनिफिट के साथ जो आपको मिलेगा, वो कुछ 14 से 15 से 16% के रेंज में आपको आउट परफॉर्मेंस मिलेगी। तो मेरा ओपिनियन यही है कि आप प्लीज एफडी से निकाल के और पैसा ईएलएसएस में शुरू करें लगाना। ओके, चलिए, इस बीच इलाहाबाद से भी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। जी पूछिए। देखिए, मेरा नाम धीरेन्द्र है, मैं इलाहाबाद से हूँ। मैंने एनएससी में करीब 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है एटीसी की बेनिफिट लेने के लिए, लेकिन मैं अभी एलएसएस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और ये चाहता हूँ कि मतलब उसमें कैसे इन्वेस्ट किया जाए और उसकी क्या क्या बारीकियाँ, थोड़ा मुझे उसके बारे में जानकारी मिले। तो ईएलएसएस की बारीकियां ये समझना चाह रहे हैं। वैसे हम इस पर चर्चा करेंगे, बट नासिर, इनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, मैं ये सजेस्ट करूंगा, इन्होंने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में बोला, और उसमें 7 साल का लॉक इन होता है। पहली चीज तो मैं ये बता दूं, सॉरी, 5 साल का लॉक इन होता है। मगर उसमें प्रॉब्लम यह है कि देखिए, फिर से जो रिटर्न्स हैं वो बहुत कम हो जाती हैं एज कम्पेयर टू ईएलएसएस। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एक म्यूचुअल फंड है, जिसमें बास्केट ऑफ स्टॉक्स एक फंड मैनेजर लगाते हैं, और उसका जो रिटर्न बनता है वो उस स्टॉक्स के रिटर्न से बनता है, और इसमें डाइवर्सिफिकेशन होता है, जो आपको एक एनएससी नहीं दे पाएगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप रिटर्न भी कमाएं, रिस्क भी कम करें लॉन्ग रन में, और पैसे भी कम लॉक इन करें, और रिटर्न जो है कम से कम 14 से 15% एक्स्ट्रा जो आपको बन के देखेगा, वो ईएलएसएस में बन के देखेगा एज कम्पेयर टू अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट की तुलना में ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स हमें कई गुना ज्यादा फायदा देता है। तो नसीर जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस टैक्स सेविंग सीजन में हमारे दर्शकों को ईएलएसएस से कैसे मदद मिल सकती है? और अगर इस पर बात करें तो कई विकल्प मौजूद भी हैं, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए पूजा जी, सबसे पहली चीज तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारे करंटली इंडिया में इक्विटी को लेकर लोग घबराते हैं। तो पहली चीज तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि एक बहुत सिंपल सी चीज है, इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है जिसमें लोगों को घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि और स्पेशली अगर आप म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू जाएं। और मैं ये क्यों कोरिलेट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ईएलएसएस होता है म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू। म्यूचुअल फंड का मेन मुद्दा ये होता है कि पैसा एक पूल अकाउंट में कलेक्ट किया जाता है, और एक स्पेशलिस्ट, एक फंड मैनेजर जो होता है, वो उसको इन्वेस्ट करता है लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में, मिड कैप में, डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स में, और उसी हिसाब से वो एक रिटर्न जनरेट करके देता है। और सरकार ने हमें 80C के अंतर्गत, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उसके अंदर आपको छूट दे रखी है कि उतना पैसा 1.5 लाख तक का आपका पैसा एग्जेम्प्ट हो जाएगा इनकम टैक्स से। बिल्कुल। और जो मेन इसका फायदा ये है कि इक्विटी रिटर्न्स अगर आप शुरू से देखें, और हमने एक प्रोबेबिलिटी एनालिसिस कई बार हमने ये कराया, पढ़ा भी इसके बारे में, कि 98% 3 साल रोलिंग रिटर्न में इक्विटी ने हर बार पॉजिटिव रिटर्न दिया है और रिटर्न आउट परफॉर्मेंस करके दिया है। तो पहली चीज ये है कि लोग घबराते हैं कि हम इक्विटी में डालें नहीं डालें, उसके ऊपर से हमने इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जिसका फुल फॉर्म है ईएलएसएस का, उसमें पैसे लगाएं न लगाएं। तो सबसे पहला उद्देश्य मैं ये बोलना चाहूंगा कि पहले आप 3 साल के लिए ये सोच के चलिए कि आपका रिटर्न 3 साल के लिए लॉक इन है। एक डिसिप्लिन आ जाता है कि आपने पैसे निकाल के इन्वेस्ट कर दिए, और वो पैसा जो है एक डेडिकेटेड स्पेशलिस्ट फंड मैनेजर के तौर से, और बहुत बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं आज की डेट में, मैं आपको बता दूं, जो टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, कुछ 1200 करोड़ रुपए ईएलएसएस स्कीम्स में लगे हुए हैं,
वेरियस स्कीम्स के थ्रू, वेरियस एसेट मैनेजर्स के थ्रू, जिसमें से रिलायंस का नाम सबसे ऊपर आता है, HDFC है, SBI है, ICICI है। तो इन स्कीम्स में जरूर लगाना चाहिए पैसा, अनिवार्य है, क्योंकि जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है दूसरों से कंपेयर करेंगे, NSE हमने बात किया, PPF की हमने बात करी, फिक्स डिपॉजिट्स की बात करी, उन सब के रिटर्न रेंज जो हैं पूजा जी वो कुछ 7 से 8.5 के बीच में है। मगर जैसी आप ELSS की बात करेंगे और 3 साल के होराइजन से आप बात करेंगे तो आपको रिटर्न एक्सपेक्टेशन जो है कुछ 12, 15, 16% के हिसाब से आपको मिलेगा। आपने अभी कुछ कंपनीज के नाम भी बताए। ELSS फंड्स वैसे तो हम अगर बात करें तो काफी सारे AMCs के पास होती ही है, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कुछ ऐसे फंड्स, बेहतरीन फंड्स जो आप हमें हमारे दर्शकों को रिकमेंड करना चाहें? देखिए, मैं वैसे तो मैं बहुत सारे फंड्स हैं, मगर मैं 2-3 एक टॉप परफॉर्मिंग फंड के बारे में जरूर जिक्र करना चाहूंगा। उसका नाम है रिलायंस टैक्स सेवर फंड। ओके। और अगर इसका आप रिटर्न देखें, हमने एक बेसिक डेटा हमने स्टडी किया था और उसमें ये निकल आया था कि 2005 से इसने कुछ 6.5 टाइम्स, मतलब 6.5 टाइम इसने रिटर्न बना के दिया है, मल्टीप्लाई किया है रिटर्न। तो मतलब अगर आप देखें इसकी जो NAV है आज की डेट में, अगर आपने 1 लाख रुपए अगर आपने इसमें लगाए होते सितंबर 21, 2005 में, तो उसकी आज वैल्यू होती 6.5 लाख रुपए 31 अक्टूबर 2017 में। तो ये हमारे पास एक नंबर है और उसका फंड का नाम है रिलायंस टैक्स सेवर फंड, जो एक बहुत शानदार उसने प्रदर्शन दिया है और बेंचमार्क से कुछ 20.55% रिटर्न उसने कैगर बना के दिया है। और 5 साल का सालाना रिटर्न जो है उसका कुछ 23.15% है। तो शानदार आउट परफॉर्मेंस जैसे मैंने आपको बताया, और बेंचमार्क जो है उससे आउट परफॉर्म करके उसने रिटर्न बना के 6.5 टाइम्स दिया है आपने। तो बहुत बढ़िया रिटर्न है इस रिलायंस टैक्स सेवर। शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। जो फंड आपने रिकमेंड किया, कुछ और पॉजिटिव पॉइंट्स आप हमें दर्शकों को बता सकते हैं, क्योंकि आप काफी बुलिश साउंड कर रहे हैं इस फंड पर? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली चीज मैं बोलना चाहूंगा, ELSS में एक तो डिसिप्लिन आ जाती है, जैसे अगर आपने टैक्स सेवर अपने पैसे लगाए, और मैं ये बोलना चाहूंगा आपके दर्शकों को सबको कि एक डिसिप्लिन जरूर सेट करिए। ये जरूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट मिनट सिर्फ 3-4 महीने पहले, फाइनेंशियल ईयर से एंड से पहले आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, आपने उसके बारे में सोच लिया। आप एक SIP जो मोड है उसके थ्रू, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहता है ये, इसका नाम कहलाया जाता है। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, 1.5 लाख रुपए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपने एक फंड लिया, जैसे एक उदाहरण लिया, रिलायंस टैक्स सेवर फंड लिया, आपने 1.5 लाख रुपए को डिवाइड कर दिया बाय 12 मंथ्स, तो हर महीने वो आपके पैसे कट के SIP के रूट से आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होके इन्वेस्ट फंड में चले जाएंगे, फंड में चले जाएंगे। दूसरी चीज तो एक डिसिप्लिन आ गया। दूसरी चीज इसमें मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये एक लॉक इन हो जाता है एक प्रकार का 3 साल का, तो आप इसको छू नहीं सकते, तो एक डिसिप्लिन आ जाती है। और तीसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा फंड मैनेजर के पर्सपेक्टिव से कि क्यों ये एक शानदार परफॉर्मेंस दे पाता है पूजा जी, इसका मेन रीजन ये है क्योंकि जब फंड मैनेजर स्टॉक्स खरीदता है तो उसको कोई रिडेम्पशन प्रेशर नहीं आता है उससे पहले। 3 साल से पहले वो पैसा निकाल नहीं सकते आप, तो रिडेम्पशन प्रेशर जो एक फंड मैनेजर टिपिकली फेस करते हैं आज की एनवायरनमेंट में, अगर मार्केट बहुत ऊपर भाग गई तो, और अपने किसी ने अपना पोर्टफोलियो देखा और उसको लगा कि मेरा 20% रिटर्न बन गया है और मैं निकालना चाहूंगा पैसा पहले, तो वो इसमें पॉसिबल नहीं है। तो एक तीसरी चीज ये भी है कि फंड मैनेजर को जो स्टॉक्स उसने खरीदे हैं उस पर उसको समय मिलता है परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। तो काफी अच्छा फंड, शानदार रिटर्न भी दिए हैं। और अगर बात करें तो इंसेप्शन से लेकर अब तक अगर 1 लाख रुपए आपने निवेश किया होगा तो वो बढ़कर 6.5 लाख रुपए से ज्यादा मैंने आपको बताया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो काफी शानदार रिटर्न भी दिए हैं रिलायंस टैक्स सेवर फंड में, और ये रिकमेंडेशन आई है नासिर की तरफ से। तो आप इस फंड पे ध्यान दे सकते हैं, जिस तरह के रिटर्न दिए हैं आप यहाँ पर जरूर ELSS अपना शुरू कर सकते हैं इस फंड के जरिए। एक मेल भी हमें आया है, वो उस भी सवाल ले लेते हैं। हमारे पास राहुल का मेल आया है और इनका जो निवेश है किसान विकास पत्र में नासिर इन्होंने अपना निवेश करके रखा है, तो आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे? टैक्स बचाने के लिए इंस्ट्रूमेंट सही है? वैसे भी हम बात भी कर रहे थे कि ELSS इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स के सामने काफी ज्यादा रिटर्न, शानदार रिटर्न देता है। किसान विकास पत्र के सामने अगर आप दें, क्योंकि इनको कम रिटर्न मिल रहा है, इससे ज्यादा खुश नहीं है ये, तो इसके सामने ELSS को अगर कंपेयर करें तो आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे, क्या स्विच करने की राय देंगे? जी देखिए पूजा जी, जैसे मैं राहुल को ये बोलना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए, और सब दर्शकों को ये बोलना चाहूंगा, डाइवर्सिफिकेशन बहुत एक जरूरी चीज होती है। अभी जितने भी दर्शक जिन्होंने हमसे फोन पे बात करी, सबने एक ही चंक में डाल रखा है पैसा, एक ही पूल में डाल रखा है। तो पहली चीज तो ये है कि देखिए डाइवर्सिफाई शुरू करिए करना। और मैं राहुल जी को भी यही बोलूंगा कि अगर उन्होंने किसान विकास पत्र में डाल रखा है, जो कोई खराब बात नहीं है इसमें, क्योंकि बहुत लोग पहले बहुत सालों से किसान विकास पत्र में पैसे डाल रहे हैं, क्योंकि ELSS की नॉलेज नहीं थी उतनी। मगर अब क्योंकि सरकार के तहत और अब आगे चल के हमें इतना अपॉर्चुनिटी मिल रही है मार्केट में,
और म्यूचुअल फंड्स में पार्टिसिपेट करने की, तो ईएलएसएस को आप थोड़ा पैसा अब जो नेक्स्ट चंक जो आप निकाल के डालेंगे पैसे, वो ईएलएसएस में डालिए, डाइवर्सिफाई, अपना बकेट जो है डाइवर्सिफाई करिए, और उसके बाद आपके सामने जो आउट परफॉर्मेंस है वो देखेगी कौन से बकेट में कौन सा आउट परफॉर्म करेगा। ओके, तो ये सलाह राहुल के लिए दे दी गई है। फिलहाल आप किसान विकास पत्र में अगर निवेश करें तो आप ईएलएसएस में स्विच कर सकते हैं, और जो रिकमेंडेशन आपको दी गई है यहाँ पर लगातार एक फंड की बात की जा रही है जो कि नासिर की भी पसंद है, रिलायंस टैक्स सेवर में आप ईएलएसएस की शुरुआत कर सकते हैं। नासिर, एक और सवाल हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्या ईएलएसएस में निवेश करने पर कोई किसी तरह का कोई जोखिम भी उठाना पड़ सकता है, कुछ रिस्क फैक्टर भी एसोसिएटेड है इसके साथ? देखिए, बहुत 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 पर्टिनेंट सवाल पूछा आपने पूजा जी। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो क्योंकि आप इक्विटी अंडरलाइन जो है एसेट क्लास जो है वो इक्विटीज में जा रहा है, और इक्विटीज में ना बढ़ाव चढ़ाव होता रहता है, ऊपर नीचे घटता रहता है। जैसे आपको पता, अगर आप एक कर्व डाल के देखेंगे तो कर्व ऊपर नीचे होता है, मगर जितना आप समय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहेंगे उतना वो कर्व अपवर्ड ऊपर जाता रहेगा। तो इसमें मेन चीज ये है कि हो सकता है कि कई इन्वेस्टर्स ने पैसे लगाए हों और एकदम से अगर मार्केट टूट गई हो तो आपको देखेगा कि एकदम से नेगेटिव हो गया आपका पैसा। मगर जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, उदाहरण दिया था थोड़ी देर पहले, कि हमारे पास एक स्टडी ये है कि 3 साल अगर आपने पैसा इक्विटी में लगाया है, मिनिमम 3 साल, 36 महीने की मैं जिक्र करूंगा बार बार, तो आपका जो रिटर्न है वो उसमें प्रोबेबिलिटी, अगर आप जो हम लोग पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में, उसमें ये है कि 98%, मतलब 98% प्रोबेबिलिटी ये है कि वो हर वक्त आउट परफॉर्म करके पॉजिटिव रिटर्न ही देगा, वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है। तो इस एसेट क्लास को समझना से जरूरी ज्यादा है कि आप टाइम होराइजन के हिसाब से कितना समय आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर मैं ये बोलूंगा कि आपको 6 महीने के लिए, पहली बात तो ईएलएसएस में अलाउड ही नहीं है 6 महीना, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 3 साल अनिवार्य है इन्वेस्ट करना। बिल्कुल। मगर अगर आप इक्विटी की बात करें तो उसमें रिस्क ये रहता है कि अगर आपके शॉर्ट टर्म, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म व्यू में वो आपका पैसा नेगेटिव हो जाए, इरोड हो जाए, जितना आपने इन्वेस्ट किया उससे थोड़ा कम हो जाए, कैपिटल कम हो जाए। मगर जैसे मैंने आपको बताया 3 साल के होराइजन में नेगेटिव होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस सिर्फ 2% रह जाते हैं। चलिए नासिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास सेगमेंट में, और जो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट थे, खास करके जो ईएलएसएस था उसकी बारीकियां हमें समझाने के लिए। तो क्लियरली हमने देखा, हमने ईएलएसएस को बाकी टैक्स इंस्ट्रूमेंट से भी कंपेयर किए, बाकी इंस्ट्रूमेंट से भी कंपेयर किया, और हमने ये जाना कि ईएलएसएस में निवेश करने से आपको फायदा ज्यादा मिल सकता है। तो फिलहाल इस सेगमेंट में बस इतना ही। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।